चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ईबीसीएल के अंदर अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, है ना। ये लॉ आजकल एकदम वाइल्ड फायर की तरह है और मुझे लगता है जब से ये नई गवर्नमेंट आई है ना, अब नई तो क्या काफी पुरानी हो गई अब तो, है ना, जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने इस एक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन लिया है, इस एक्ट के अंदर बहुत ज्यादा एक्शन लिया है और मुझे लगता है इस गवर्नमेंट के आने के बाद ये जो टर्म है ये ज्यादा पॉपुलर हुआ। बेनामी प्रॉपर्टी सुना होगा आप लोगों ने, मुझे लगता है सारे बच्चों ने खूब सुना होगा। ये सब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इस सरकार में हमें सुनाई दिए, डीमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन, है ना, बेनामी प्रॉपर्टी, ईडी, सीबीआई, है ना, ऐसे और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस सरकार में हमें सुनाई देते हैं, है ना। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, है ना। हाँ, जीएसटी भी है, चलिए, लेकिन इसमें से एक बेनामी भी है। बेनामी प्रॉपर्टी पे इन लोगों ने बहुत चोट किया है, बहुत छापा मारा इन लोगों ने इस एक्ट के अंदर और बहुत सारी चीजों को रिकवर किया है इन लोगों ने, है ना। आप जानते हैं ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 है, इट इज वन ऑफ द एंटी करप्शन लॉ। ये क्या है? एंटी करप्शन लॉ है, तो कहीं लिख लो, इट इज वन ऑफ द एंटी करप्शन लॉ। करप्शन को रोकने वाला लॉ है। अब ये कैसे करप्शन को रोकता है, करप्शन इसके थ्रू कैसे होता है, ये सब मैं बताता हूं आपको। चलिए एक काम कीजिए, सबसे पहले इस चैप्टर का एक बार नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। देखिए इस एक्ट में ही इसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, द बेनामी ट्रांजैक्शन को एक तरफ कर दीजिए आप, और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है भारत में बेनामी ट्रांजैक्शन को क्या करना, प्रोहिबिट करना। तो दिस एक्ट इज फॉर प्रोहिबिटिंग द बेनामी ट्रांजैक्शन इन इंडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चलो इससे पता चल गया कि बेनामी ट्रांजैक्शन अच्छी चीज नहीं है, तभी तो ये एक्ट उसको प्रोहिबिट कर रहा है ना। अब बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है, बेनामी ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए कौन लोग हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन कैसे करप्शन को बढ़ावा देता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले जरा देखो तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जल्दी जल्दी, पढ़ लिया? ठीक है, ये शुरुआत का जो कंटेंट होता है ना वो जरूर पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, ये एक्ट 1988 का है ना, पर इसका अमेंडमेंट हुआ है, 2 पेज आप उल्टाइए, देखिए अमेंडमेंट हुआ है 2016 में। 2016 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और इस एक्ट को और खूंखार बना दिया गया, है ना। तो देखो जब हम बोलते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट, तो ये 1988 में थोड़ी थे, तो 1988 से तो ये एक्ट बना हुआ है, तो ये एक्ट बहुत पहले से चल रहा था, बस इस एक्ट को इन्होंने धार दिया है। अगर आप देखेंगे तो 2 पेज के बाद उल्टा के देखेंगे तो इसमें दिखा रहा है कि 2016 में अमेंडमेंट हुआ और इन्होंने पेनल्टी पनिशमेंट बढ़ा दिया। देख रहे हैं आप? नहीं मिला आपको? आप देखो ना, आप बेयर एक्ट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, देखो, द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो 2016 में इस एक्ट को और खूंखार बनाया गया। कैसे खूंखार बनाया गया भाई? तो मालूम चला इस एक्ट के अंदर जो पेनल्टी पनिशमेंट है उसको बढ़ा दिया गया। आप जानते हैं लॉ विदाउट सैंक्शन इज नो लॉ। अगर लॉ के अंदर पेनल्टी पनिशमेंट ना हो या पेनल्टी पनिशमेंट कम हो, लॉ अगर थोड़ा सा डर ना फैलाए तो फिर उस लॉ का कंप्लायंस होता नहीं है। तो इस एक्ट, ये एक्ट बहुत पहले का बना हुआ, देखिए 1988 का है, लेकिन ये एक्ट पहले बिना दांतों वाला शेर था, है ना, लायन विदाउट टिथ। तो लोग डरते नहीं थे, ऐसे शेर से कौन डरेगा जिसके मुंह में दांत ही ना हो, क्योंकि दांत से ही तो अटैक करता है। तो इसको दांत दिए गए कब? 2016 में। अब 2016 के बाद ये काफी खूंखार हो चुका है और इस एक्ट से बहुत लोगों को डर लग रहा है। लेकिन फिर वही बात, करप्शन रोकने के 100 तरीके तो करप्शन करने के 101 तरीके, है ना। तो करप्शन इस देश में रोकना काफी नामुमकिन तो नहीं, लेकिन यह है कि काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल है। लेकिन चलिए फिर भी इस एक्ट ने काफी काम किया है और इस एक्ट से काफी करप्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है।
अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो आप लोग यही जानना चाहोगे कि बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है ना। लेकिन चलिए उससे पहले एक एक्ट का छोटा सा ऑब्जेक्टिव बस इतना पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बताइए इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? बेनामी ट्रांजैक्शन को रोकना और बेनामी ट्रांजैक्शन के थ्रू जो बेनामी प्रॉपर्टी आपने बनाई, जो बेनामी प्रॉपर्टी आपने बनाई है ना, उसको सरकार क्या करेगी? रिकवर कर लेगी। सरकार उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी, कॉन्फिस्केट कर लेगी, है ना। तो इस एक्ट के दो ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या? बेनामी ट्रांजैक्शन को भारत में रोका जाए। दूसरा, बेनामी ट्रांजैक्शन से जो बेनामी प्रॉपर्टी बनाई गई उसके ऊपर छापा मार के उसको अपने कब्जे में लिया जाए और उसको सरकार की प्रॉपर्टी बना दी जाए, है ना। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव बाद में बताऊंगा, मैं सीधा पहुंचता हूं बेनामी प्रॉपर्टी और बेनामी ट्रांजैक्शन के ऊपर। पहले ये बता दूं तो ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं देखता हूं, बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट इसी बात में रहता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन होता क्या है, या बेनामी ट्रांजैक्शन से बेनामी प्रॉपर्टी कैसे बनती है ना। तो चलिए मैं सिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि बेनामी प्रॉपर्टी कैसे बनाई जाती है या बेनामी ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोहिबिट दैट। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ाया था तो मैंने मनी लॉन्ड्रिंग सिखाया था पहले कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, तो बच्चे मनी लॉन्ड्रिंग सीख के निकल जाते हैं, बाद में बोलता रह जाता हूं कि इसको प्रोहिबिट करना है। इसी तरीके से एक और एक्ट भी बताया था, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मेरे से सीख के उठ के चले जाते हैं, मैं बाद में चिल्लाता रह जाता हूं कि लॉ का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो यहां पे तुम लोग ऐसा मत करना, बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी, ये सब क्या होती है मैं सब सिखाता हूं। लेकिन मैंने पहले बोल दिया ये सब इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि तुम बेनामी ट्रांजैक्शन मत करना और बेनामी प्रॉपर्टी अर्जित मत करना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। 2016 के बाद यह काफी खूंखार हो गया है, लेकिन बच्चे ये सोचते हैं खूंखार कितना भी हो, आपने ही एक लाइन बोला था, जो पकड़ाता है वो चोर होता है। हम पकड़ाएंगे ही नहीं तो चोर की क्या बात। याद रखिएगा, चोर आज न कल कभी न कभी तो पकड़ा ही जाता है, किसी न किसी तरीके से पकड़ा ही जाता है। चलिए, आप इस दुनिया में नहीं पकड़ाएंगे, पर दुनिया के ऊपर भी एक कोर्ट है, भगवान का अदालत है ना, भगवान की अदालत है, वहां पे सबका हिसाब होता है। तो इसलिए कभी भी हम गलत काम नहीं करेंगे। तो इस एक्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया है, तो तुम सब सीखने के लिए तैयार हो? बेनामी ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है और बेनामी प्रॉपर्टी कैसे अर्जित की जाती है, जानना चाहोगे? तो चलिए अब सुनिए, एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूं, फिर एक वीडियो भी दिखाऊंगा, तो उससे काफी अच्छे से आपको बेनामी ट्रांजैक्शन और बेनामी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए इधर देखिए, आप एक ये चार्ट आ रहा, देखो सारे बच्चे बोलने के बाद देखने तो दीजिए। चलिए अब देखिए जरा, आप इस चार्ट को देख रहे हैं, एक चार्ट को पूरा आप देख जाइए, फिर मैं इसका कनेक्शन बनाता हूं। कर लिया? अब ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं, एक एक चीज देखते रहेंगे आप। सबसे पहला स्टेप इसमें यह है, ठीक है, तुम्हारे बुक में भी चार्ट बना हुआ है, जानते हैं ना। हम चार्ट बनाने के चक्कर में अपना टाइम खराब नहीं करते, चार्ट सब प्रिंटेड रहता है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले जो ये रियल ओनर है ना, ये रियल ओनर, करप्शन करने वाले को क्या कहते हैं? करप्ट। ये है करप्ट, ये क्या है? करप्ट। करप्ट समझते हैं आप? क्या इसने इलीगल एक्टिविटी कर करके पैसा कमाया है? अरे बोलो, क्या इन लोगों ने इलीगल एक्टिविटी करके पैसा कमाया? इस आदमी ने, ये जो आदमी देख रहे हो जिसका क्या नाम है? रियल ओनर। इसको हम बेनिफिशियरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। तुम देखना तो तुम्हारे डेफिनेशन में बेनिफिशियरी आ रहा है या बेनिफिशियल ओनर आ रहा है? क्या वर्ड आ रहा है? अगले पेज पे भी देख लो, बेनिफिशियल ओनर आ रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर, रियल ओनर। और ये क्या है? करप्ट। क्या है ये? करप्ट। अच्छा, करप्ट का मतलब, करप्ट कैसे हुआ होगा? अनजस्ट पैसा कमाया। अनजस्ट का मतलब जो पैसे पे इसका हक बनता नहीं है, उस पैसे को इसने कमाया, घूस ले लेके उसने ये पैसा कमाया होगा, यही मतलब है। गलत तरीके से पैसा कमाया होगा, सरकार को नुकसान पहुंचा के ये पैसा कमाया होगा। ज्यादातर जो सरकारी बाबू होते हैं वो सब इसमें पकड़ाते हैं, है कि नहीं। प्राइवेट एग्रीमेंट अरेंजमेंट में आप कितना ही फ्रॉड कर लो किसी के साथ, क्योंकि प्राइवेट एग्रीमेंट अरेंजमेंट में कितना पैसा ही इन्वॉल्व होता है। मैं इसके साथ एग्रीमेंट करूं, उसके साथ एग्रीमेंट करूं, 2-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। लेकिन सरकार के साथ कीजिए, सरकार के पास तो अरबों रुपया है। तो ये जो करप्ट लोग होते हैं वो सरकार से चिपके होते हैं और सरकारी पैसे पे करप्शन करते हैं।
हम आपसे करप्शन करके कोई कितना, मान लो तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, थोड़ा बेवकूफ बना के भी तुमसे कितना ले लूंगा, 2000 ज्यादा फीस ले लूंगा, 4000 ज्यादा फीस ले लूंगा। अरे यही करूंगा ना, और क्या करूंगा बताओ ना। लेकिन सरकार की किसी योजना में घुस जाओ और वहां योजना बनती है 10-10 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़ की, 5,000 करोड़ का टेंडर लो, 2,000 करोड़ का रोड बनाओ, 3,000 करोड़ पॉकेट में। तो वही करप्शन है ना, उसी को क्या बोलेंगे, करप्शन। तो ज्यादातर करप्शन कहां होता है, सरकारी डिपार्टमेंट में। इस बात को समझिए, थोड़ा सा नॉर्मल चीजों को भी समझिए। सिर्फ लॉ के लैंग्वेज को पढ़ने से क्या होगा लाइफ में, हमें अपने सोसाइटी को भी समझना चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है दुनिया में, सरकार। तो सरकार से चिपक जाओ, सरकार को लूटते रहो। अब वहां कोई बोलने वाला भी नहीं है ठीक से, क्योंकि सरकार का पैसा, सरकार नाम का कोई आदमी तो है नहीं जो उसको दुख होगा। नहीं समझ में आया। तो ये करप्ट लोग जो है ज्यादातर सरकारी बाबू होते हैं या सरकार से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये सब ठेकेदार सब हो गया, ये सब हो गया, जो सरकारी योजनाओं में घुसते हैं और जनता का पैसा मार मार के, सरकार का पैसा मार मार के अपना एक बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अब जब ये पैसा बनाएगा तो इस पैसा को यूज भी करेगा। तुम लोग को मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ाया था। कोई आदमी अगर ब्लैक मनी कमाएगा, ब्लैक मनी का मतलब वो मनी जिसका हिसाब उसके पास नहीं। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि सोर्स क्या है इस पैसा कमाने का, तो सोर्स नहीं बता रहा है क्योंकि सोर्स इलीगल है। जिस दिन वो इलीगल सोर्स बता देगा उस दिन वो पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। तो इन्होंने ब्लैक मनी कमाया। अब ब्लैक मनी अगर अपने नाम से इस्तेमाल करेगा तो पकड़ा जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही है तुम लोग को। अरे अपने नाम से यूज करेगा तो पकड़ा जाएगा ना, अपने नाम से जहां यूज करेगा वो पकड़ा जाएगा। तो यूज करना भी है और अपने नाम से भी नहीं करना है, तो नाम बदल के यूज करो। तो हो गया बेनामी। क्या हो गया, बेनामी। मतलब अपना नाम यूज नहीं होने दे रहा है, किसी और का नाम यूज करवाएगा। और किसी और में वो लोग होंगे जो डिपार्टमेंट के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, ईडी के, सीबीआई के नजर में नहीं होंगे। ये लोग लो प्रोफाइल वाले होंगे। कौन होंगे, लो प्रोफाइल। देखो ये जो रियल ओनर है ये तो करप्शन कर करके बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, बहुत पैसे वाला हो गया होगा, और करप्शन करने वाला सब तो पॉपुलर हो जाता है। तो ये अपने नाम से कुछ भी करेगा तो फंस जाएगा। तो ये क्या करता है, किसी ऐसे आदमी को ढूंढता है जो लो प्रोफाइल वाला हो। अब जिसमें इसमें कौन कौन लोग पकड़े जाते हैं, देखिए इधर देखिए, अपना स्टाफ को पकड़ लिया, अपने किसी दोस्त को पकड़ लिया, है ना। थोड़ा देखिए, थोड़ा जान पहचान के लोगों को पकड़ेगा, क्योंकि एकदम बाहरी को पकड़ लो, वो भाग गया तुम्हारा पैसा लेके तो तुमको भी लॉस हो जाएगा। नहीं समझे। तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये अमीर अमीर लोग अपने ड्राइवर के नाम पे, अपने स्टाफ के नाम पे, अपने दोस्तों के नाम पे, अपने रिलेटिव्स के नाम पे ये लोग प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं, है ना। अपना नाम नहीं दिया तो दैट बिकम्स अ बेनामी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 1 में रियल ओनर करप्शन से पैसा कमाया, बेनिफिट यही लेगा, बेनिफिट यही लेगा, इसलिए इसका क्या नाम है, बेनिफिशियल ओनर। नाम किसी और का यूज करेगा। अब देखो ये गिव्स ब्लैक मनी टू बाय प्रॉपर्टी। रियल ओनर ने बेनामीदार को, बेनामीदार का मतलब जिसने अपना नाम लेंड किया है उसको पैसा दिया। ये देखो, ये नॉर्मल इंप्लॉय हो सकता है इसका, ये हो सकता है इसका इंप्लॉय हो सकता है, इसका सर्वेंट हो, इसका नौकर हो, क्योंकि नौकर सब तो लो प्रोफाइल मेंटेन करता है कि ना, इनकम टैक्स का आईटीआर फाइल करता है, ना कुछ है कि नहीं। तो उसको पैसा दिया, जैसे मान चला 5 करोड़ रुपया दिया। अब बोला 5 करोड़ से तुम ये प्रॉपर्टी खरीदो अपने नाम से। तो किसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई, बेनामीदार के नाम से। लेकिन इस प्रॉपर्टी में रहेगा कौन, रियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए आप। तो याद रखिएगा, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ 1 2 3 दैट इज अ बेनामी ट्रांजेक्शन। और इस ट्रांजेक्शन में जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, दिस इज बेनामी प्रॉपर्टी, दिस इज बेनामी प्रॉपर्टी। अभी रुकना, मैं सब चीज का जवाब दूंगा, पहले ध्यान से सुनते जाओ। इट बिकम्स द बेनामी प्रॉपर्टी। आप बोलोगे कि सर ये तो सरकार को पकड़ना बहुत आसान है। सरकार तो तब पकड़ेगी जब इस घर पे उसका नजर जाएगा, है ना। मैंने तुम्हें बोल दिया 5 करोड़ का, तब ना। अगर वो 5 ही लाख दिया था, 10 ही लाख दिया था, ऐसे ऐसे 10 लोगों को देके 10 लोग मिलकर खरीदवा दिया, तो क्या करोगे तुम, नहीं समझे। तो देखिए आप समझो, इस घर पे अगर कभी नजर गया, इस घर पे नजर ज्यादा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये बेनामीदार के नाम पे रजिस्टर्ड है। लेकिन इस घर का बेनिफिट कौन ले रहा होगा, अंदर अंदर रियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर। तो कभी भी अगर इस घर पे छापा पड़ा तो बुलाया किसको जाएगा, बेनामीदार को। इतने स्मार्ट होते हैं ये बेनिफिशियल ओनर कि बेनामीदार का भी प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न भरवाते हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न भरवा के प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करवा देते हैं। नहीं समझ में आया। जैसे अगर ये 5 करोड़ की है तो 5 करोड़ का सरकारी वैल्यू हो सकता है 2.5 करोड़ हो या 2 करोड़ हो। तो ये इसको सैलरी देगा, और सैलरी दे दे के इसका साल भर में इनकम क्या दिखा देगा, 2 करोड़। सैलरी सिर्फ दिखाएगा, देगा नहीं। नहीं समझ में आया।
सैलरी स्लिप दिखाएगा, और इससे क्या होगा, जब इस प्रॉपर्टी को लेके इस आदमी को पकड़ा जाएगा तो बोलेगा तुम कहां से लाई प्रॉपर्टी भाई? तो कहा सर मुझे सैलरी मिलती है और सैलरी को जोड़ जोड़ के मैंने खरीदा है। हाँ, ये अलग बात है कि अंदर अंदर इन लोगों को मालूम है कि ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? रियल ओनर की। लेकिन याद रखिएगा बेनामीदार हमेशा विश्वासी लोग होते हैं, क्योंकि अगर बाद में ये पलट गया, बाद में रियल ओनर को ही निकाल दिया, तो क्या करोगे आप? तो कहते हैं ना कभी कभी करप्शन में भी रिस्क होता है, नहीं होता है रिस्क? आज एक बात बताइए, रियल ओनर के खिलाफ जाके बेनामीदार भाग भी तो सकता है, क्योंकि रियल ओनर बाद में कुछ बोल नहीं पाएगा, केस वेस नहीं कर पाएगा। तो केस करेगा तो कौन फंसेगा? रियल ओनर। कि पैसा जब तुम्हारा था तो तुमने अपने नाम से प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी, है कि नहीं? तो ये सारा कहानी है। तो इसी को क्या बोलते हैं? बेनामी ट्रांजैक्शन। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है उसे क्या बोलते हैं? बेनामी प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आए कि नहीं आए पहले बताओ आप। एक वीडियो और दिखाता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखना, इस वीडियो को अच्छे से सुनना, ठीक है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही वीडियो है, कई प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना आप। रुको, इनसे मिलिए कई प्रॉपर्टीज के मालिक, कोई भी बड़ा शहर हो, कई बेनाम। ये आदमी बेनिफिशियल ओनर है, रियल ओनर है। और क्या बोला? ये आदमी बहुत अमीर है, इसकी बहुत बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगे, इन्हीं के नाम पर होंगे, तो छापा पड़ेगा इस पर, और ये बता नहीं पाएगा कि ये पैसा कहां से कमाया है। तो ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेगा या दूसरे दूसरे लोगों के नाम पे? तो देखो, ये संपत्तियां हैं इनके पास जिन पर नाम किसी और का। शहर के बड़े कारोबारी हैं, अरबों के मालिक, लेकिन कागज पर सिर्फ एक बिजनेस है इनके नाम, बाकी सब कुछ बेनामी। और इनका लॉकर ज्वेलरी और कैश से भरा हुआ है, लेकिन लॉकर पर भी नाम किसी और का। वास्तव में ऐसे बेनिफिशियरी ओनर्स अपनी काली कमाई छुपाने के लिए भोले भाले लोगों व उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं और कानून की आंखों में धूल झोंकते हैं। और यही कुछ लोग सारे समाज को दूषित भी करते हैं। लेकिन अब बेनामी संपत्तियां ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएंगी। अब तक 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति आयकर विभाग द्वारा अटैच की जा चुकी है। याद रखिए, बेनामीदार व्यक्ति, बेनिफिशियरी ओनर्स और बेनामी लेन देन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति सभी को जुर्माने के साथ 7 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है और बेनामी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। ध्यान रहे, बेनामी संपत्ति मुसीबत को बुलावा। ये कई प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या क्या था बताओ? इस आदमी ने अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी खरीदी थी, दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, सब जगह अलग अलग नाम पे। अलग अलग नाम में तुमने एक चीज देखा, जो इसका प्यून था, नहीं था, प्यून नहीं आया अभी एक फाइल देने के लिए, उससे साइन करवा लिया, है ना? और उस प्यून को ये बात मालूम ही नहीं है कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी है। ये भी होता है बहुत बार, क्योंकि इसको डर हो सकता है ना कि प्यून को मैं बता दूंगा, आजकल कौन चालाक नहीं दुनिया में, अगर प्यून को बता दूंगा तेरे नाम पे ताजमहल खरीदा हुआ है, तो अपने आप को शाहजहां किसी दिन समझ लिया तो दिक्कत हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले बताइए आप। तो बहुत बार ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर विश्वास नहीं है तो उनको बताते नहीं है, बस उसको डांट के साइन ले लिए, यहां साइन कर, सैलरी बढ़ा रहा हूं तेरा। तो सामने वाला वाला सैलरी बढ़ रहा है, माई बाप बताओ कहां साइन करूं, चले यहां साइन कर। और साइन कर दिया, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ले लिया, उसके नाम पे लॉकर ले लिया, लॉकर उसके नाम पे, लेकिन ज्वेलरी अपना। समझे? प्रॉपर्टी लिया, क्या क्या दिखाया था इसमें? एग्जाम्पल क्या क्या दिखाया था? प्रॉपर्टी था, लैंड, बिल्डिंग, ये सब, और क्या था? लॉकर था, और बिजनेस भी। हाँ, बिजनेस भी खोला हुआ था, देखा, दुकान सब खोला हुआ था, अलग अलग नाम से दुकान खोल दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूं? लेकिन अलग अलग लोगों का इस्तेमाल किया। तो देख लेना, तुम्हारे घर खानदान में कोई बहुत अमीर फूफा जी, मौसा जी, जीजा जी, अगर ये ज्यादा अमीर हों और हम लोग अगर गरीब हैं तो ये लोग हमारा इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अच्छा, अगर मिली भगत है तो हमें भी फायदा मिलता है, वो जो बेनामीदार है उससे कुछ परसेंट मिलता है। आज एक नौकर जिसकी सैलरी 5,000 पर मंथ है, अगर मैं उसको बोल दूं अगले मंथ से 40,000 रुपया दूंगा सैलरी, बस तुझे क्या करना है, यहां यहां साइन करना, और कोई पूछे तो बोलना हाँ मेरी बिल्डिंग है। बात समझ में आ रहा है? तैयार हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। डीमोनेटाइजेशन में भी खूब हुआ। डीमोनेटाइजेशन में जब अपना वो पैसा बदलवाने गए तो अपने नाम से बदलवाने नहीं गए, अगर अपने नाम से बदलवाने जाते तो पकड़े जाते। तो ये अपने नौकर को, अपने स्टाफ को जगह जगह लाइन में लगवा लगवा के उन्होंने पैसा बदलवाया था, उस समय नहीं मालूम है। और बहुत बार ऐसे ऐसे लोग जिनके अकाउंट में आज तक 1 लाख रुपया कभी नहीं आया, एकाएक 1-1 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में पहुंचा, नहीं हुआ था। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये आजकल खूब चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि ये जो अमीर अमीर लोग होते हैं ये 2-2 3-3 शादियां क्यों करते हैं? 3-3 शादियां करके तीनों बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी डिवाइड कर देते हैं।
और बीबी को कॉन्फिडेंस में रखते हैं। मैं बीबी भाग गई तो गया कहानी। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, मैं पूरा कुछ बोल नहीं रहा हूं, आरोप मात्र है। अभी वेस्ट बंगाल में छापा पड़ा, एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे, बूढ़े से मिनिस्टर हैं, और उसकी मतलब दोस्त, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, उनकी कोई दोस्त कोई बंगाली हीरोइन थी। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जिसके घर से जो मंत्री साहब है उसके घर से कम निकला, और उसकी जो दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त जो है, उसके घर से उसके 3 बंगले, तीनों बंगलों से कभी 30 करोड़ निकल रहा है, कभी 60 करोड़ निकल रहा है, कभी 40 करोड़ निकल रहा है। तो मंत्री जी ने अपने नाम पे नहीं रखा, सब अपने सो कॉल्ड दोस्त को देते गए। सो कॉल्ड दोस्त को भी क्या है, एक लैविश लाइफ मिल रही है। अगर एक तुम ही सोचो कि तुम्ही लोग के घर में, मैं अपना एग्जांपल क्यों लूं, किसी और का एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ये मंत्री जी हैं, ये मंत्री जी हैं, नाम बताइए, प्रज्ञा मंत्री जी हैं। प्रज्ञा इसको बोल रही, पल्लवी को बोल रही है, दूसरी पल्लवी भी पल्लवी है, पल्लवी को बोल रही है, और जैन, शिवानी जैन को बोल रही है, आशीर्वाद को बोल रही है कि एक काम कर भाई, मैं ना तेरे घर में 100 करोड़ रखूंगी, 100 करोड़ का 10% तेरा, तो 10 करोड़ के नाम पे लोग रख लेगा। और 10 करोड़ में कितना मौज है, जरा सोचिए, उस लेडी, उस हीरोइन के घर से, हर घर से किसी से 30 करोड़ निकला, किसी अपार्टमेंट से किसी से 60 निकला, किसी से 35 निकला, 5-5 किलो सोना निकला। हम लोग तोला वाले लोग हैं, या किलो निकल रहा है। अच्छा, हम लोग तोला का मतलब 10 ग्राम होता है शायद, बताइए, तोले वाले में हम लोग हैं, तोला कोई बोल दे तो हिल जाए, यहां किलो निकल रहा है। और छोड़िए, वो तो सामने निकला जो विजिबल था, पेपर जो निकला होगा, कहां कहां बिल्डिंग, फ्लैट, जमीन खरीदा होगा, वो तो बाद में अभी पता चलेगा। आप सोचिए, किसी के घर से 35 करोड़, एक फ्लैट से, दूसरे फ्लैट से फिर 35 करोड़, इतना सिर्फ कैश निकले, तो वो तो पैसे पे ही सोता होगा, नहीं सोता होगा? पहले बताइए, 35 करोड़ तुम्हें क्या लगता है? 2000 का नोट ये लोग हटा रहा है, और देखा वो 2000 का नोट नहीं मिल रहा है, अब बहुत काम अंदर अंदर खत्म कर रहा है। बहुत लोगों ने समझा नहीं मोदी साहब का दिमाग, सबको लगा ये तो और करप्शन बढ़ा रहे हैं 2000 का नोट लाके। उनको मालूम नहीं था कि एकाएक 500 का नोट तो ज्यादा छाप नहीं पाऊंगा, तो चलो 1-2 साल 3 साल के लिए मैं 2-2000 का नोट दे देता हूं। ये धीरे धीरे बैंक में जो 2000 का नोट जा रहा है ना, वापस नहीं आ रहा, सिर्फ 500-500। अब 500 का 35 करोड़, ये तो मुझे लगता है एक लेयर बन जाएगा, यहां पे भर जाएगा। तो इससे क्या होगा जानते हो? छिपाना मुश्किल हो जाएगा। नौकर झाड़ू दे रहा है, एक उठा, आइला इतना पैसा, तो कोई ना कोई तो बोल ही देगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सोचिए वो क्या था, वो सब बताइए क्या था? वो बेनामी तो था, अपने नाम पे ना रखे किसी और के नाम पे रखे हुए थे। तो सोचिए, मैं तो कभी कभी सोचता हूं, काश मैं लड़की बनता और गर्लफ्रेंड उनका बना होता, कितना पैसा मुझे मिला होता। 35 करोड़, फिर से 35 करोड़, फिर से 35 करोड़, हाँ, क्या जिंदगी होती मेरी। लेकिन जब उसको छापा पड़ गया, पकड़ा गया, तो मैंने कहा ठीक हूं, मैं ऐसे ही ठीक हूं भाई मैं। अच्छा, ये तो एक केस है, और ये एक नेताजी हैं जो बहुत बड़े नेताजी भी नहीं थे। तो सोचिए और नेताजी सब कितने होंगे जो इन्होंने ये सब करके रखा होगा। जरा सोचिए, आप समझ रहे हैं? कहा सर इस एक्ट में सोचने का मन कर रहा है। तो फिर से देखिए क्या हो रहा है। के मालिक कोई भी बड़ा शहर हो, कई बेनामी संपत्तियां हैं इनके पास, जिन पर नाम किसी और का। शहर के बड़े कारोबारी हैं, अरबों के मालिक, लेकिन कागज पर सिर्फ एक बिजनेस है इनके नाम, बाकी सब कुछ बेनामी। और इनका लॉकर ज्वेलरी और कैश से भरा हुआ है, लेकिन लॉकर पर भी नाम किसी और का। वास्तव में ऐसे बेनिफिशियरी ओनर्स अपनी काली कमाई छुपाने के लिए भोले भाले लोगों व उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं और कानून की आंखों में धूल झोंकते हैं। और यही कुछ लोग सारे समाज को दूषित भी करते हैं। लेकिन अब बेनामी संपत्तियां ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएंगी। अब तक 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति आयकर विभाग द्वारा अटैच की जा चुकी है। याद रखिए, बेनामीदार व्यक्ति, बेनिफिशियरी ओनर्स और बेनामी लेन देन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति सभी को जुर्माने के साथ 7 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है और बेनामी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। ध्यान रहे, बेनामी संपत्ति मुसीबत को बुलावा। बताओ तो कितने साल का जेल है, ऊपर से जुर्माना भी है। आप समझ में आ गया बेनामी वाला? तो बताओ बेनिफिशियरी कौन होता है? जो रियल ओनर होता है। और बेनामीदार कौन होता है? जिसका नाम यूज होता है। तो चलिए शुरू करें अब लीगल डेफिनेशन पढ़ना। जनरली सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? तो ये सब बहुत चल रहा है आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है। चलिए, यही तो दिक्कत है इस देश की। अमीर अमीरी बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब ही होते जा रहे हैं। गरीब के घर से पैसा गायब होता जा रहा है और इन लोग के गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन लोग के घर से इतना निकल रहा, तो सोचिए इनके पास कितना होगा, है कि नहीं?
चलिए, कुछ लोगों को तो बस इसी बात का जलन है कि उनकी गर्लफ्रेंड क्यों है। गर्लफ्रेंड किसी की भी हो सकती है, खासकर अमीर लोगों की तो बहुत होती है। चलिए चलिए, मैं तो गरीब हूं, आइए आइए, चलिए देखिए, मैं तो गरीब हूं ना। आइए जरा ध्यान से सुनिए आप, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है। बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कहां से निकली है, विच इज द रिजल्ट ऑफ वॉट, बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन से क्या निकलता है, बेनामी प्रॉपर्टी। और उस बेनामी प्रॉपर्टी से जो फायदे मिले, दैट ऑल्सो बिकम्स द बेनामी प्रॉपर्टी। सुनो, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रोसीड का मतलब फायदे, प्रॉपर्टी का फायदा। प्रॉपर्टी का फायदा क्या होता है, रेंट पे चढ़ा दिया, तो जो रेंट आ रहा होगा वो कौन ले रहा होगा, बेनामीदार ले रहा होगा कि रियल ओनर। रियल ओनर, नहीं समझ में आया लोग। अरे रियल ओनर ही बेनिफिट लेगा ना। तो जैसे तुम्हारा रेंट आया, प्रॉपर्टी के ऊपर क्या आया, रेंट, दैट बिकम्स द प्रोसीड ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो दैट प्रोसीड शुड ऑलवेज बी कॉल्ड एज बेनामी प्रॉपर्टी। तो बिल्डिंग भी बेनामी प्रॉपर्टी, बस बिल्डिंग से जो रेंट आए वो भी बेनामी प्रॉपर्टी, याद रहेगा। अब आओ बेनामी ट्रांजेक्शन, ध्यान से सुनते रहेंगे। बेनामी ट्रांजेक्शन का मतलब है सेक्शन 2 क्लॉज 9। बेनामी ट्रांजेक्शन का मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट जो कितने तरीके से, देखो तो हुआ ए और बी, या सी भी है, देखो तो अगले पेज पर, सी नहीं होगा, ए भी है ना बस। तो ए और बी वाले ट्रांजेक्शन, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। चलो सबसे पहला सी भी है, सी और डी भी है, तो ए बी सी डी। रुको कोई बात नहीं, ए बी, अरे नहीं नहीं, ए का तो छोटा वाला ए बी है, बाकी सब मिला के ए बी सी डी 4 मेन है और ए का 2 है ना। अरे ऐसे ए, इसका ए और इसका बी, फिर अलग से बी, फिर अलग से सी, फिर अलग से डी, ऐसे है। तो लिख लो कहीं पर, तो बाद में समझोगे नहीं, ऐसे साइड में लिख लो। तो बेनामी ट्रांजेक्शन कितने तरीके के दिखा रहा है ये, 4। अगर पूरा अंदर अंदर से गिन लोगे तो 6 हो जाएगा, 6 तो क्या 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। नहीं समझ में आया, ठीक है शुरू करें। सबसे पहले पकड़ते हैं ए में किसको पकड़ा है, ट्रांजेक्शन को। चलिए पहला ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, सो देखो आप, प्रॉपर्टी रखा कोई और है, मतलब प्रॉपर्टी जो दिया गया ट्रांसफर टू या हेल्ड, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है पर उसका पैसा दिया है कोई और। देखो लिखा पैसा देने वाला कोई और। तो जल्दी बताओ इसमें से कौन है बेनामीदार, तो जिसके नाम पे है वो बेनामीदार, ये ना। और जो पैसा दिया है वो कौन है, रियल ओनर की जगह पे हम लोग वो बोलें तो ज्यादा अच्छा है, बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि लीगल वर्ड क्या है, बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो प्रॉपर्टी नाम पर किसी और के रजिस्टर्ड है पर उस प्रॉपर्टी को खरीदने का पैसा कौन दिया है, कोई और। कोई दिक्कत, आगे चलें। अगला टिक लगा लिया तुम लोगों ने। अगला सुनिए, प्रॉपर्टी को रखा गया है किसी और के बेनिफिट के लिए। अब बेनिफिट किसका होगा, सीधा सा बात है भाई, बेनिफिट उसका होगा जिसने पेमेंट किया होगा। पेमेंट करने वाला कौन है, बेनिफिशियल ओनर। तो यहां एंड है, एंड का मतलब प्लस। तो प्रॉपर्टी खरीदा गया किसी और के नाम से, पैसा दिया कोई और ये पक्का है कि जो पैसा दिया वही यूज करेगा, बेनामीदार थोड़ी यूज करेगा यार। अच्छा बेनामीदार यूज करेगा, उसका तो सिर्फ नाम यूज हुआ है, यूज कौन करेगा, बेनिफिशियल ओनर। तो याद रखना, बेनामी ट्रांजेक्शन होने के लिए सब मिला के 3 कंडीशन है। पहला बोलो कौन, पहला खरीदा गया किसी और के नाम पे, पैसा दिया कोई और तीसरा भी बोलोगे जो पैसा दिया वही यूज करेगा। नहीं समझ में आया इन लोगों को, तो बताओ बेनामी ट्रांजेक्शन होने के लिए कितने कंडीशन, 3। बोलो कौन कौन, खरीदा गया किसी और के नाम से, पैसा दिया कोई और जो पैसा दिया वही यूज कर रहा है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताओ। तो एक काम करो, मैं 3 कंडीशन यही बना देता हूं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। यहां तक तुम्हारा खत्म हो गया, ये लो यहां तक तुम्हारा खत्म, बेनामी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन खत्म। अब उसके बाद एक्सेप्शन आ रहा है ना, और एक्सेप्शन ही तो आ रहा है। तो बताओ बेनामी ट्रांजैक्शन के 3 कंडीशन, पहला खरीदा गया किसी और के नाम पे, पैसा दिया कोई और जो पैसा दिया वही यूज करेगा, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब जो मैं बताऊंगा वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कितने हैं जल्दी बताओ, 1 2 3। शुरू करें।
तो इसका मतलब बेनामी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन ए प्लस बी है, ए और बी नहीं, ए प्लस बी। ए में 2 कंडीशन और बी में 1 कंडीशन, लेकिन सब जुड़ा हुआ चूंकि बीच में एंड है, कोई दिक्कत? चलिए अब आइए एक्सेप्शन। अच्छा, एक्सेप्शन का मतलब अगर ऐसा दिखा खरीदा किसी और के नाम पे गया, पैसा देने वाला कोई और जो पैसा दे रहा है वही यूज कर रहा है, ऐसा होता हुआ दिखा, लेकिन अगर वो 1 2 3 के हिसाब से है तो फिर वो बेनामी ट्रांजैक्शन माना नहीं जाएगा। पहला आपको याद होगा HUF में कर्ता होता है, जानते हो, हेड ऑफ द फैमिली कर्ता, बाकी लोग क्या होते हैं? कोपार्सिनर है, कोपार्सिनर ना, तो मेन होता कर्ता। तो एक बात बताओ भाई, कर्ता पूरे फैमिली को चला रहा है, तो हो सकता है कि फैमिली मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदे पर पैसा तो वही देगा, पैसा तो वही देगा ना, ऐसा होता है ना, तो वो चलेगा, वो चलेगा। या उल्टा, कर्ता अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा पर पूरे फैमिली से पैसा लिया, अरे पैसा तो पूरे फैमिली से लेगा वो, और यूज भी सारी फैमिली करेगी, तो ये भी तो चलेगा। तो नाम हमेशा कर्ता का चलेगा पर पैसा देने वाला फैमिली है और यूज करने वाला भी कौन है? फैमिली है। तो ऐसे में तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। पर ये तो आपको मालूम होगा HUF का तरीका ही यही है कि सारे का सारा काम किसके नाम पे होता है? नाम किसका यूज होता है? कर्ता का। अब बेनिफिट कौन लेता है? कोपार्सिनर, बाकी फैमिली। अरे जानते हो नहीं जानते हो पहले बताओ। तो ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना? किससे जुड़ा हुआ था? चलिए दूसरा फिड्यूसरी कैपेसिटी है, टिक लगाना। फिड्यूसरी कैपेसिटी में कौन कौन लोग हैं? एग्जांपल, ट्रस्टी, याद है तुम लोग को? ट्रस्टी अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए? बेनिफिशियरी। तो ट्रस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही यही है, चलेगा। एग्जीक्यूटर, पार्टनर, याद होगा पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी होता नहीं है, तो पार्टनर अपने नाम पे ही प्रॉपर्टी सब खरीदते हैं। उसके बाद डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे सारा काम करता है ना। डेपोजिटरी, शेयर होता है रजिस्टर्ड मेंबर का, लेकिन शेयर होता किसके पास है? डेपोजिटरी के पास। सब पढ़ाया हुआ तुम लोग को, तो डेपोजिटरी। उसके बाद और कोई ऐसा पर्सन अगर सरकार नोटिफाई करे तो जल्दी बोलो, गिनती में कौन कौन? 1 2 3 4, एजेंट ऑफ अ डेपोजिटरी 5, और अदर पर्सन 6। फिड्यूसरी का मतलब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जानते हैं ना? जैसे पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए क्या होता है? फिड्यूसरी रिलेशनशिप। नहीं जानते हैं आप लोग फिड्यूसरी रिलेशनशिप? मतलब ये ऐसा रिलेशन माना जाता है जिसका हो सकता है कोई लीगल नाम ना हो, लेकिन लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है। ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बनते हैं, है ना। और जनरली माना जाता है कि फिड्यूसरी रिलेशनशिप में जो भी लोग होते हैं वो दूसरे का अच्छा ही चाहते हैं। आगे बढ़े। एग्जीक्यूटर कभी क्या होता है, जैसे वाइंडिंग अप हो रहा है या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, तो जानते हो जिसका हो रहा है वो तो नहीं रहता है, उसके जगह पे कोई दूसरा एग्जीक्यूटर होता है। जैसे वाइंडिंग अप चल रहा है, लिक्विडेटर दिखेगा, लिक्विडेटर पर भलाई किसका हो रहा होगा? कंपनी का। नहीं समझ में आया? आगे चलें। थर्ड, ये खूब चलता है भाई, अपने स्पाउस के नाम पे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। किसके नाम पे? स्पाउस। पर ध्यान रखना है, पहले स्पाउस को अच्छे से चेक कर लेना है कि स्पाउस सच में जिंदगी भर स्पाउस रहेगी या रहेगा कि नहीं, क्योंकि भाग भी जाती है और प्रॉपर्टी लेके जाएगी फिर, है ना। तो समझिए इस बात को, है ना। वेस्ट बंगाल में जब वो लेडी पकड़ाई, सीधा बोल दी कि मेरा नहीं है, वो मिनिस्टर का। सारा प्यार वार जो भी दोस्ती उसी का सब खत्म। ऐसे दोनों जेल में है, अभी पता चला होगा, दोनों जेल में है ना। अरे अभी 10-20 दिन पहले का न्यूज है ये सब, पर तुम लोग को कहां ही मालूम, तुम लोग कहां मालूम है तुम लोग को। तुम ही लोग में से वो बच्चे हो ना जो पूछा कि अफगानिस्तान कहां था? मुजफ्फरनगर के बगल में। तो मैंने एक स्टाफ से पूछा था कि अफगानिस्तान के बीच में नहीं बहुत हल्ला हुआ था कि लोग एरोप्लेन पे भाग रहे थे, ऐसे ऐसे नहीं हो गया था? तो मैंने बोला कि अफगानिस्तान में काफी दुख हो रहा था। मेरी एक स्टाफ बोलती है वही मुजफ्फरनगर के बगल में जो वही हुआ है क्या? मैंने कहा वाह रे नॉलेज, वाह। दुनिया हिल जाए लेकिन इन लोगों को पता ना चले, है ना। तो तुम लोग को मालूम है कि 10-15 दिन 20 दिन पहले ये खबर हुआ है, ये वेस्ट बंगाल में एक मिनिस्टर के यहाँ छापा पड़ा है, ये सब मालूम है कि नहीं? अरे ऐसे ही यस सर बोलते, कुछ लोग हंस रहे हैं, है ना। चलिए अभी बहुतों से पूछ लो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है, नहीं बता पाएगा कि बता दोगे? अच्छा उस मिनिस्टर का नाम बता दोगे जिसका छापा पड़ा है? मिनिस्टर नहीं हो, मिनिस्टर की दोस्त है। हाँ हाँ। और मिनिस्टर कौन?
चलो मैं तो भाई अभी नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैं यूट्यूब पे लाइव हूँ, क्लास के बाद बता दूंगा साइट से, है ना। अरे गूगल पे सर्च मारिए, सब मिलता है। गूगल न्यूज़ देखने का आदत नहीं बनाया हो तुम लोग? मैं गूगल न्यूज़ दिन में 3-4 बार देख लेता हूँ और वहीं से अपडेटेड रहता हूँ। चलिए अभी नहीं देखना प्लीज। चलिए अगला, स्पाउस के नाम पे ले रहे हो, ठीक है भाई, अपने चाइल्ड के नाम पे ले रहे हो, सब चलेगा, बशर्ते की कंसिडरेशन जो आपने दिया वो नोन सोर्स से आना चाहिए। जैसे बेटा के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा तो पिताजी से पूछा गया कहां से पैसा लाए, तो कहा सैलरी से लाए, चलेगा। अरे बेटा के नाम पे पिताजी प्रॉपर्टी लेते नहीं है क्या? खूब लेते हैं, है ना। बच्चों के नाम पे लेते हैं, है ना। स्पाउस के नाम पे, हस्बैंड अपने पत्नी के नाम पे बहुत सारा प्रॉपर्टी लेता है कि नहीं लेता है? गर्लफ्रेंड नहीं है इसमें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ए पॉइंट खत्म, ए पॉइंट खत्म। ए पॉइंट में क्या था जल्दी बताओ? 3 कंडीशन थे बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए। पहला, खरीदा किसी और के नाम पे, पैसा दिया कोई और, यूज भी किया वही जो पैसा दिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बाकी उसके 3 एक्सेप्शन, HUF का कर्ता, दूसरा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वाले 6 लोग, नाम ही याद रखना ऐसे ही, और तीसरा स्पाउस के नाम पे और चाइल्ड के नाम पे, बशर्ते जब हम पूछे तुमसे कि इन लोग के लिए जो तुम खरीदे कहां से पैसा लाए, तो आपको अपना ITR में वो पैसा दिखना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न में वो पैसा दिखना चाहिए। चलिए इसलिए तो बच्चों को समझाता हूं ITR जरूर फाइल करना चाहिए। आप लोगों को मैं अभी से बोल दे रहा हूं, याद रखिएगा। आप लोग स्टूडेंट हो, तुम लोगों को क्या लगता है ITR अभी फाइल करके क्या फायदा सर, इनकम थोड़ी है। अरे 2.5 लाख 3 लाख का ही दिखाओ, अगर इनकम कहीं से हो रहा हो तो। 3-3 लाख करते करते अगर 10 साल तक भी, तो 30 लाख का तो व्हाइट मनी हो गया ना तुम्हारा। नहीं समझ में आया तो 30 लाख का कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे तो सरकार थोड़ी तुमको बोलेगी, क्योंकि 30 लाख तो तुमने उनको दिखा रखा है कि 30 लाख का तो हमारा इनकम होता ही है। तो ये तब मैं ये बताऊं जब इनकम सच में हो रहा हो तो, नहीं तो ऐसे तो ये टैक्स इविजन होगा। चैप्टर के बाद बताऊंगा। चलिए बी पॉइंट, इसलिए ITR सबको भरना चाहिए। कितने लोग ITR भरते हैं अपने नाम से? वाह, 1 2 3 4 5 6 7। ऑनलाइन में कितने बच्चे ITR भरते हैं अपना, बताओ? ऑनलाइन वाले बच्चे मतलब बस इतने लोग, अब बाकी लोग सर इनकम ही नहीं है। चलो आ जाओ भाई, बी पॉइंट पे आओ। बी पॉइंट में, अरे इधर देखो, ए पॉइंट याद रह गया तुम लोग को? विद एक्सेप्शन, विद एक्सेप्शन। अब सुनिए, दूसरे बार प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट किसके नाम पर की हो? फिक्टिशियस नेम। क्या होता है फिक्टिशियस? झूठा नाम, है ना। मतलब वो नाम है ही नहीं दुनिया में, वो नाम है ही नहीं, मतलब उस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, काल्पनिक नाम। तो ऐसे कर लेते हैं लोग, अब ढूंढते रहो, है ना। चलिए रजिस्ट्री, देखो एक बात बताता हूं, तुम लोग ना क्या करते हो, सारे एक्ट को डालते हो एक में। अब जैसे ये बच्ची पूछी, ऐसे दिमाग में आंसर क्वेश्चन आया, वो ठीक है कि सर एक बात बताइए, अगर वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रजिस्ट्री कैसे होता होगा? फिर वही बात, तुम्हें क्या लगता है इस सब में अकेले हो जाता है कि नेटवर्क होता है? क्या पता रजिस्ट्रार भी शामिल हो अंदर से? नहीं समझ में आया। रजिस्ट्रार जो फोटो खींचने का प्रोसीजर है, कहीं और को खड़ा कर दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी, ये नेटवर्क होता है प्रॉपर। क्योंकि अगर नेटवर्क ना हो तो पकड़े जाते हैं, फिर ये पकड़े जाएंगे ना, रजिस्ट्रार के ऑफिस में पकड़े जाएंगे। कैसे सरकारी ऑफिसर सबके पास पैसा होता है? 2-4 दिन पहले बता रहा था, एक RTO ऑफिस के घर पे छापा पड़ा, प्रॉपर सिनेमा हॉल बनाया हुआ घर में, वो भी एनक्लाइनर सीट 5 लगाया हुआ और 20-25 नॉर्मल सीट, मतलब सिनेमा हॉल था प्रॉपर उसके घर में। सोचिए आप, और एक सोफा 2-2 लाख 3-3 लाख का एक सोफा, ऐसा 20 सोफा था उसके घर में, और घर इतना हाईफाई बनाया हुआ था कि मैं क्या बताऊं। उस सबको देख के प्रेरणा मिलती है कि हमें भी करप्शन, हमें करप्शन करना चाहिए। लेकिन जब वो छापा पड़ता है, वो पकड़ाते हैं, तो मन करता है कि नहीं ऐसा काम ना करें, जितना चादर उतना ही पैर फैलाए तो अच्छा लगता है। लेकिन उसका जो वीडियो दिखाया यार, मानना पड़ेगा। तो सोचिए, वो तो एक RTO था, और कितने लोग कितना हाईफाई घर बनाए हुए होंगे, सोचिए आप। तो पैसे की चमक बहुत खराब होती है, इंसान को अंधा कर देती है दिमागी रूप से। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, पहले बताइए। तुम लोग तो नहीं आओगे इन चमक दमक में? अभी आपने देखा क्या है, आप जो अपने स्टेटस पे लगाते रहते हो ना कि CS पकड़ाया, कभी हमारा भी नाम होगा, है ना। पैसे की चमक बहुत खराब होती है भाई, इंसान को दिमागी रूप से अंधा करती है। अगला सी पॉइंट। सी पॉइंट में जरा देखिए क्या लिखा है, ओनर को ही नहीं पता है कि उसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है। वही आप अपने स्टाफ के नाम पे कर लिए, नहीं समझे, स्टाफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले लिया, उस बेचारे को नहीं मालूम है। जैसे छापा पड़ा, उसके यहाँ नोटिस आया, ये तो नोटिस पढ़ नहीं पाए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, और उसको कोई बताया कि नोटिस में ये लिखा हुआ है कि 500 करोड़ की तुम्हारी प्रॉपर्टी पकड़ा है।
मेरी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, अब मुझे ही नहीं मालूम। अच्छा, उसको नहीं मालूम, इसका मतलब कोई और है पीछे। तो वो बेचारा बेनामीदार था, रियल ओनर कोई और है। समझ में आ गया? और ये सब खूब होता है। आगे चलिए अगला, जरा जल्दी पढ़ो, यहां क्या लिखा हुआ है। जिस पर्सन ने पैसा दिया वो मिल नहीं रहा है। जिस पर्सन ने पैसा दिया वो मिल नहीं रहा है। कौन भागा हुआ है? इसका मतलब रियल ओनर भागा हुआ है। तो ये लिखा है वेयर द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल और इज फिक्टिशियस। दोनों में से कोई भी एक गायब हो जाए तो हो ही गया काम। चाहे जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ली हो वो ना मिल रहा हो, या जो पैसा देने वाला है वो ना मिल रहा हो। अब नहीं मिल रहा, भागा हुआ है, तो इसका मतलब कोई चक्कर है। अब हम लोग देखो अपने घर के सामने एकदम खड़े रहते हैं, पूछ कब से घर है, हम पूरा सब कुछ बता देंगे, क्योंकि वो हमारा बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, है ना। जमीन के एक एक इंच के लिए लड़ते रहते हैं हम लोग, लड़ते कि नहीं लड़ते हैं। लेकिन ये लोग, इन लोगों तो बेनामी प्रॉपर्टी है, ये लोग तो खुल के सामने भी नहीं आते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी है। मालूम है आपको जी, खुल के ये लोग सामने तक नहीं आते हैं। और ये दिल्ली उल्ली में खूब मिलता है आपको, गांव सब में भी देखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी जमीन लेके ये लोग बैठे रहेंगे और अपने नाम पे नहीं हो, किसी और के नाम पे हो। तो एबीसीडी मुझे याद हो गया, मैं बोलूं एबीसीडी पूरा चारों। चलो, कैसे बोल रहे हो बेशर्मों की तरह। आप बोलो, आप बोलो, चलो बोलो। एग्जाम तो आपको देना है, हम लोग थोड़ी, हम लोग तो टीचर हैं, सुनेंगे हम लोग। कहा सर ऐसा नहीं है सर, हम बेशर्म नहीं है, पहले आप बोलो फिर हम दोहराएंगे, यही ना। तो चलो कोई बात, पहले मैं बोलता हूं। बेनामी ट्रांजैक्शन वो है, पहले ये बता रहा हूं अभी, जिसके 3 कंडीशन है। पहला, खरीदा गया किसी और के नाम पे, पैसा दिया कोई और, जो पैसा दिया वही उसका बेनिफिट उठा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये हो गया ए पॉइंट। इसके 3 एक्सेप्शन, कर्ता ऑफ एचयूएफ, फिडेंशियल रिलेशनशिप में 6 लोग, और उसके बाद स्पाउस के नाम पे खरीदा, बच्चे के नाम पे खरीदा, प्रोवाइडेड ये बताया कि सोर्स ऑफ मनी कहां है जिससे ये प्रॉपर्टी बच्चे और स्पाउस के नाम पे खरीदी गई है। बी पॉइंट में बोला जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो फिक्टिशियस है। सी पॉइंट, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई उसी को नहीं मालूम है कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, या वो कह रहा कि मुझे नहीं मालूम था। और डी पॉइंट में पैसा देने वाला नहीं दिख रहा है, पैसा दिखने वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इन सब केसेस में कौन ज्यादा मार खाएगा? बी पॉइंट वाले में, बी में सबसे ज्यादा मार कौन खाएगा? बी वाले पॉइंट में, बी वाले पॉइंट में मार कौन खाएगा? पैसा देने वाला, क्योंकि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई तो मिल ही नहीं रहा, तो मार कैसे खाएगा? सी पॉइंट में कौन मार खाएगा? सी पॉइंट में मार बेचारा पकड़ा जाएगा, वो उससे पहले पीटी के पूछा जाएगा तुम कहां कहां जाता था, पहले बोल कहां कहां साइन किया था। तो बोला CS नीतीश कुमार जायसवाल साइन करवाते थे, तो बस पहुंच गया वहां, बस वहीं पहुंच गया। उसके बाद डी पॉइंट में कौन मार खाएगा? डी पॉइंट में बेचारा वही मार खाएगा जिसके नाम पे बेनामीदार, पहले पकड़ाता बेनामीदार है, क्योंकि नाम उसी का नहीं समझ में आया इन लोग को यार, नाम तो उसी का चल रहा है ना, है ना। बाद में कौन पकड़ाता है, उसके थ्रू कौन पकड़ाता है, रियल या बेनिफिशियल। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग बताओ। चलिए अब बताओ बेनामीदार कौन होता है, बताओ। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, जिसका नाम यूज हुआ वही ना बेनामीदार। तो बेनामीदार का मतलब वो पर्सन, और अगर पर्सन नहीं मिल रहा है तो क्या नाम दे दोगे? फिक्टिशियस पर्सन, जिनके नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी रखी गई है। और दूसरा वो भी पर्सन, यहां से दूसरा वो भी पर्सन, ये फर्स्ट हुआ ना और ये सेकंड हुआ, है ना। वो पर्सन जो अपना नाम लेंड करता है ना, खूब नाम लेंड करवाया जाता है ना। जो नाम लेंड करेगा वही तो बेनामीदार, जिसका नाम चला वो बेनामीदार। चाहे छिपा के नाम यूज कर लिया, चाहे उससे पूछ के नाम यूज कर लिया। पूछ के नाम यूज करोगे 200 कमीशन देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? कमीशन तो देना पड़ेगा। अरे छोटे छोटे लेवल पे भी होता है, मैंने कितना देखा है, कंपनीज में तो खूब होता है। आपके नाम पे सैलरी अकाउंट खोल देंगे, सैलरी डालेंगे ज्यादा, अब बाद में तुमसे कैश ले लेंगे। हाँ ये सब खूब होता है। रेंट में भी होता है, कंपनी से HRA के नाम पे रेंट ज्यादा ले लेते हैं, अब मकान मालिक से वापस ले लेते हैं कैश में। तो खूब हो रहा है इस देश में। जब तुम CS बनोगे, बहुत पैसा कमाओगे, तो ये सब देखोगे। आइए, बेनिफिशियल ओनर कौन है? जिसके बेनिफिट के लिए ये सब लिया गया है। मतलब बेनामीदार जो भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, किसके बेनिफिट के लिए?
बेनिफिशियल ओनर। कोई दिक्कत? याद हो गया सब कुछ अच्छे से? हाँ बोलो। हाँ तो बोला तो था, शुरू में नहीं बोला था कि बेनामी प्रॉपर्टी, वो भी बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी? प्रोसीड को भी मैंने क्या बोला था? बेनामी प्रॉपर्टी तो बोला था। जो बिल्डिंग खरीदा गया ब्लैक मनी से वो भी बेनामी प्रॉपर्टी, और उस बिल्डिंग से जो रेंट आया वो भी बेनामी प्रॉपर्टी। तो सब जब्त होगा, प्रॉपर्टी भी जब्त होगी और जितना रेंटल इनकम आज तक ले लिया गया वो भी जब्त होगा। समझे? चलिए हेडिंग बोलो। अरे जल्दी जल्दी चलो। आप सब जानते हैं सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन होता है। तो सेक्शन 3 को आपको जानते हैं ना, 2016 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है और काफी सेक्शन इन्होंने बदला है। सेक्शन 3 का कहना है कोई भी पर्सन बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करेगा। देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा ना, नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी। अगर आपने एंटर किया तो 3 साल तक की जेल, फाइन और बोथ। पर इस लाइन को अमेंड करके अब बढ़ा दिया। तो ये पहले हुआ करता था, अब अमेंडमेंट हो गया। और तुमने देखा था एडवर्टीजमेंट में भी 3 साल नहीं था, 7 साल था। तो आइए मैं आगे पढ़ा रहा हूं, घबराओ नहीं, लिखो लिखा हुआ है। बाकी बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बाद क्या इस पेनल्टी को बढ़ा दिया गया? यस, 3 साल को क्या कर दिया गया है अब? 7 साल। तो 7 साल डायरेक्ट नहीं है, 1 साल से लेके 7 साल। तो याद रखिएगा 1 साल मतलब कम से कम 1 साल का तो जेल होगा ही। 1 साल से लेके 7 साल तक की क्या हो सकती है? जेल। और फाइन, फाइन के नाम पर कितना लिया जा सकता है? प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू, सरकारी वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू का 25% तक का फाइन भी लग सकता है। तो कुछ लोग अच्छा ठीक है सर 25% फाइन दे देंगे, 75% तो अभी भी बचा। प्रॉपर्टी भी ले चुके होंगे, वो नहीं समझ, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर चुके होंगे, प्रॉपर्टी तो गई, ऊपर से 25% उसका क्या भरो? फाइन। और 1 साल से लेके 7 साल तक के बीच में कभी भी जेल हो सकती है। और जेल याद रखिएगा, जेल भी नॉर्मल नहीं है, रिगरस है। रिगरस का मतलब है, रिगरस का मतलब कठोर कारावास। हाँ, कठोर कारावास हो जाएगा। हाँ, 1 घंटा पहले की न्यूज है क्या? जेल नहीं होगी इस पर, अभी देख लेते हैं। अगर 1 घंटे पहले की न्यूज है, ऐसे भी तो हमारा अभी लगेगा थोड़ी वो देखेंगे। खैर ये बात समझ में आ गया। तो हाँ, बेनामीदार को कमीशन मिलता है ना। अच्छा ये बोलिए बेनामीदार को क्या फायदा होगा? अगर बेनामीदार का को पता है फिर भी उसमें शामिल है तो कमीशन ले रहा होगा, मुफ्त में थोड़ी कर रहा होगा। और नहीं पता तो बेचारा वो तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12। एक्चुअली फिर उस केस में उसको छोड़ भी दिया जाता है। इनोसेंट भी तो दुनिया में कोई चीज होता है ना। अब मैं यहाँ पे हूँ, गरीब आदमी हूँ, मान लो मेरे नाम पे कोई कुछ भी करो, मेरा स्टूडेंट सब अमीर है, मेरा स्टूडेंट सब मेरे नाम पे प्रॉपर्टी लेके घूम रहा हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे से साइन करवाया हो सर की सर साइन कर दीजिए उस पे एडमिट कार्ड पे, और उसका स्कैन लेके उधर लगवा लिया हो। दिल्ली में नौकरी करने के लिए आए थे। हाँ, अरे बाप रे बाप, अरे ये भी फायदा होता है। सुनो क्या हुआ, सो सुनो, इनका एक कहानी है। कहानी क्या है बोल रहे हैं कि एक इनके आपके हाँ मतलब घर गांव से कोई एक आदमी आया दिल्ली, 1 साल से भी यहां रहा, और फिर जब 1 साल के बाद रिटर्न हुआ तो गांव में जाके 250 बीघे का जमीन खरीदा। 250 बीघा बहुत होता है यार, ठीक है। और सुनो, और वो जिस लेडी के यहां काम करते थे वो लेडी मर गई, तो बाद में बेनामीदार को तो मजा हो गया, रियल ओनर तो रहा नहीं समझ में आए लोग, है ना। तो क्या मुझे इस एक्ट का एडवांटेज पढ़ाना था? तुम लोग जिस हिसाब से ले जा रहे हो मुझे, ये सब तो एडवांटेज लग रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ कहां लग रहा है? तो प्रमोशन ऑफ लग रहा है। तो सुनिए, इसका मतलब मैं बताऊं, इसमें रिस्क तो है। आप जिसके नाम पे खरीदोगे वो आपको मार दिया, आपका नाम चल ही रहा था, और आपने पेपर बना के उसको सोर्स कर दिया, मतलब सोर्स वही ब्लैक मनी को क्या बना लिया, व्हाइट। तो ये भी चक्कर है। तो बहुत सोच विचार के लोग करते, मतलब ये समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, बेनामीदार काफी सोच समझ के रखना चाहिए कि वो आपके खिलाफ कभी ना हो जाए। कहा जाता है, एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, बाकी आप किसी भी धर्म के हो, हर धर्म में बातें बराबर ही होती है, बोलने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। मां लक्ष्मी धन वैभव की गॉडेस मानी जाती है,
उनको हमेशा बोला गया है कि वो बहुत चंचल है। जिनके घर में लक्ष्मी रहती है ना, वो मन से कभी शांत नहीं हो पाते, वो चंचल रहती है। चंचल का मतलब, अगर आपके घर में लक्ष्मी, जितना ज्यादा लक्ष्मी होंगी उतना ही मन आपका शांत नहीं रहेगा, मन चंचल हो जाएगा। और जितना कम पैसा होगा उतना शांति से जिंदगी जिएंगे। जितना गरीब लोग गहरी नींद लेते हैं ना, अमीर लोग कभी उतनी नींद नहीं लेते। ये बात याद रखिएगा आप हमेशा। सही बोल रहा हूं मैं, इसलिए मैं गरीब बन के ही खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अच्छी नींद तो लेता हूं, है ना। सुनो यार, सुनो पहले, नहीं सच बोल, आप लोग बात ही नहीं समझ रहे। ब्लैक मनी तो नहीं, एक टीचर क्या ब्लैक मनी कमाएगा यार, जरा सोचिए, अब क्या ब्लैक मनी कमाएगा, है। डायरेक्ट टू होम का 1000 रुपया ज्यादा ले लिया ये भी तो कंसिडरेशन ही है। तो सुनिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्मी हमेशा चंचल होती है ना। अगर आप उनकी चंचलता को कंट्रोल कर सकते हो तो आप खूब पैसा कमाओ, नहीं तो बहुत बार चंचलता के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। जैसे क्या बोला, 250 बीघे का जमीन खरीदा तो आ गया नजर में लोग, तब तो इसको मालूम चला। और इसको मालूम चलते चलते किसी ऐसे को मालूम चल जाएगा, जो आजकल इनकम टैक्स की वेबसाइट पर एक लिंक बनाया उन्होंने कि चुपचाप तुम बता सकते हो कि किसके पास कितना पैसा है, और उसके बाद छापा पड़ता है। रेड फिल्म देखे हो ना, अजय देवगन देखे हो ना, तो बहुत अच्छी फिल्म है वो, सच में। शायद रेड 2 भी आ रही है, और ऐसी फिल्म आनी चाहिए। अजय देवगन ने तो जो एक्टिंग किया था, मानना पड़ेगा यार। पूरी फिल्म एक पैंट एक शर्ट पे निकाला है। अगर देखिए, वो ब्लैक शर्ट पहने हुआ है और एक ग्रे कलर का पैंट पहना हुआ। कितने लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी है? तो तुम लोग कौन देखते हो? लाल सिंह चड्ढा है दोबारा, अच्छी पिक्चर देखा आपने? नहीं, आमिर खान की फिल्म अच्छी होती है, इसमें तो कोई है नहीं, दिमाग तो लगाता है ना। तो खैर, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, सबकी अपनी अपनी सोच। चलिए, मैं तो एक फिल्म का इंतजार कर रहा हूं कि देखूंगा। सुना उसको भी लोग बैकआउट करने का वो हैशटैग लगा रहे हैं। वो कौन एक फिल्म आ रही है जो करण जौहर बना रहा है, हाँ, उसका भी सुन रहा हूं कि हैशटैग वो आ रहा है, बाइकआउट। हाँ, लेकिन उसका क्या ही करना था, उसको आने देना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है इसको भी फ्लॉप करा देगा, है ना। फिल्म अच्छी है वो, तुम लोगों को करण जौहर अलग से दिखा दिया क्या? पहले फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, देख रहे हो हमारे यहाँ लोग। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि बड़े बड़े लोग हैं, बोल रही अच्छी, मैंने देखा है, स्पेशल स्क्रीनिंग कराया था करण जौहर ने, मैं करण जौहर हम लोग बैठे हुए थे। ट्रेलर काफी बढ़िया है, लेकिन पता नहीं कुछ बोल दिया होगा, करण जौहर कुछ बोल दिया होगा, किसी के खिलाफ उला बोल दिया होगा, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। आजकल लोग गुस्सा बहुत हो रहे हैं भाई, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूं आजकल। चलिए आगे चलिए। तो कितने साल तक की जेल हो सकती है? 1 से 7, 1 से 7। और फाइन कितना हो सकता है? 25% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर वही बात, जो पकड़ाया वही जाएगा। हेडिंग जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, वही वाली बात। अब पहले एक काम करो, तुम लोग यहां से लेके यहां तक पढ़ो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। हल्का टेक्निकल है, हल्का सा टेक्निकल, ज्यादा नहीं। इसके बाद कितना पेज बच गया देखो तो, 2 है अभी इसका मतलब। तो 2016 में से खूंखार बना दिया। नहीं, पहले 3 साल तक की जेल थी, बढ़ा के क्या कर दिया? 7। पढ़ लिया तुम लोगों ने? जल्दी जल्दी। पढ़ लिया? इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ध्यान से सुनना, जो मैं बोला हिंदी में लिखना है तो लिख भी लेना बाद में। पहले सुन लो, उसके बाद पहले सुन लो, पहले पेन मत निकालो प्लीज, सुन लो पूरा एकदम बैग बैठ ठीक करना। तो हाँ, अब लिखना है। सुनिए आप, इसका मतलब सेक्शन 4 का मतलब है, सेक्शन 3 तो चार्जिंग सेक्शन था। उसने बोला था कि भाई बिनामी ट्रांजेक्शन का पार्टी मत बनना, बनोगे तो ऐसा ऐसा होगा, है ना, धमका दिया पकड़ के। सेक्शन 4 ये बोल रहा है, कभी भी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी गई
बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी गई, किसके हाथ से पकड़ाएगा? बेनामीदार के हाथ से। तो बेनामीदार तो पहले हट गया भाई, क्योंकि उसका तो नाम ही यूज हुआ था, वो तो बोल देगा हट जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी के कब्जे में कौन ले लेगा? सरकार। तो क्या वो रियल ओनर आ सकता है? यार वो प्रॉपर्टी मेरी थी। अगर तेरी प्रॉपर्टी थी तो अपने नाम पे क्यों नहीं रजिस्टर करवाया? बता। और अगर तेरी प्रॉपर्टी है तो पैसा कहां से आया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? और पैसा जब आया तो आईटीआर में दिखा क्यों नहीं? नहीं समझ में आया। तो क्या मिल पाएगा? जल्दी बताओ। एकदम मिल नहीं पाएगा। ना आप केस कर पाएंगे, ना कोई डिफेंस काम नहीं करेगा, कोई भी सूट वूट आप फाइल नहीं कर पाएंगे। वो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी सरकार के द्वारा। प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? सरकार की मानी जाएगी। सरकार से वापस हो नहीं सकता। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुम जरा पढ़ के देखो, यही सब लिखा होगा, है ना। तो जल्दी बताइए, क्या बेनामी प्रॉपर्टी पर अपना वो दावा ठोक सकता है रियल ओनर? ना। तो लिख लो हिंदी में, क्या लिख लो? बेनामी प्रॉपर्टी पे हिंदी में लिखना, बेनामी प्रॉपर्टी पे बेनिफिशियल ओनर, बेनामी प्रॉपर्टी पे बेनिफिशियल ओनर कोई भी दावा पेश नहीं कर सकता। यही है सेक्शन 4। क्योंकि जहां दावा पेश करेगा जाएगा अंदर, तुरंत नहीं जाएगा। आपने देखा होगा बहुत बार ट्रक उड़क थाने पे लगा रहता है और लोग सड़ने छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है छुड़ाने जाऊंगा तो और चीज पकड़ाएगा। नहीं समझ में आए लोग। इसलिए मैं बहुत बार मेरे जितने भी क्लाइंट है उनको समझाता भी हूं कि देखिए ज्यादा लालच मत कीजिए। आप ज्यादा रिफंड का एक कहानी नया शुरू हुआ इस देश में, विश्वास नहीं हो, 2-4 क्लाइंट मुझे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मैंने उसका रिफंड ज्यादा नहीं करवाया। अरे यार, रिफंड उतना ही करवाऊंगा जितना लीगल होगा। डिडक्शन वही क्लेम करूंगा जो डिडक्शन में तुम पैसा लगाए होगे। ये लोग आजकल ऐसे ही चल रहा है, 100 रुपया 200 रुपया में। एक जगह देखा था, लिखा हुआ था कि हमसे आईटीआर भरवाएं, पिज्जा मुफ्त में पाएं। हाँ, आईटीआर हमसे फाइल करवाएं और हम ही से पिज्जा खाएं। तो बताइए, ऐसे ऐसे लोग आईटीआर भरने लगे हैं तो सीएस का क्या हाल होगा इस देश में, है ना। मैं 1000 रुपया फीस मांग लूं, 1500 रुपया फीस मांग लूं, लोग 100 रुपया में भर देना आईटीआर और रिफंड भी करवा दे रहे। लेकिन इस बार सुना है रिफंड के ऊपर नोटिस आ रहा। जैसे किसी ने 80C में 1.5 लाख ले लिया और 1.5 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो नोटिस आ गया। अब चक्कर क्या, नोटिस आया ना, और भी चीजें पकड़ाएंगी उसकी। अब तो कोशिश ऐसा करो यार, इतना तो लीगल रहो कि नोटिस ना आए, क्योंकि नोटिस आएगा तो तुम्हारा यही इसी साल का नहीं खुलेगा फाइल, फिर पीछे का सारा फाइल खुलेगा, और सारा फाइल खुलेगा तो जाओ जेल अंदर। 2000-5000 के रिफंड के चक्कर में ये लोग केस खुलवा लेंगे अपना। ये बूढ़े लोग तो समझते हैं, जवान लोग नहीं समझते। एक मेरे पापा के कॉलेज के दोस्त हैं, वो समझ गए, पर उनका बेटा नहीं समझा। अब मैं क्या कहूं? बूढ़े लोग को लगता है चलिए देना तो नहीं है ना इनकम टैक्स, मैं देना नहीं है बस। हाँ, वो उतने में खुश हो जाते हैं। और इन लोगों के जवान सबको, अरे उसका सीए इतना रिफंड करवा रहा है, उसका सीए इतना रिफंड करवा रहा है। अरे भाई, उसका सीए किसी और का करवा रहा है, उसका कोई केस होगा। लेकिन आप नहीं समझ रहे, परेशान करके छोड़ दिया। 1 महीना में मेंटली डिस्टर्ब रहा है, इतना क्लाइंट परेशान करता है। हम लोग को तो कोई टेंशन ही नहीं है सर लाइफ में, हम लोग टेंशन देते हैं, है ना। पहले ये समझ में आ गया। तो सेक्शन 4 में क्या बोला, जल्दी बोलो। क्या कोई सूट फाइल कर पाएगा? वो कोई क्लेम कर पाएगा? कोई एक्शन ले पाएगा जिससे कि बेनामी प्रॉपर्टी पर अपना राइट क्रिएट कर दे? ना, ऐसा कुछ भी होगा नहीं। कोई डिफेंस ऑफेंस भी काम नहीं करेगा, रियल ओनर कुछ भी कर पाएगा नहीं। और देख लीजिए सेक्शन 5 और आगे बढ़ गया, बोला कि जो भी बेनामी प्रॉपर्टी होगी उसको कॉन्फिस्केट कर लेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। बात समझ में आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक नंबर करा दिया तो कुछ प्रूफ ही नहीं होगा। बस ये बोल रहा है कि अभी जो शुरू में मैंने बोला था आईटीआर भरवा के उसका मैंने उसको 1 नंबर करा दिया, तो 1 नंबर करा दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे अब 1 नंबर करा दिया, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग में तुम सोर्स को अगर लीगल कर लेते हो तो कहां कोई कुछ कर पाता क्या? वही देखिए, इतने सफाई से होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ना पकड़ पाए। तो डिपार्टमेंट अगर पकड़ लिया तो फिर चलिए हेडिंग 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 जल्दी 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 जल्दी। नोटिस एंड अटैचमेंट, इसको टिक मारो। अभी तुमने देखा था वो जो वीडियो दिखाया था, उसमें वर्ड हो रहा था कि जो भी बेनामी प्रॉपर्टी होगा अटैच होगी, लिखा था अटैच, अटैच वर्ड आ रहा था।
तो ये अटैच करवा रहा हूं, है ना। तो सुनिए, जैसे बिल्डिंग है उसको क्या कर देते हैं वो लोग, सील। क्या कर देते हैं बिल्डिंग को, सील। बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, अटैच। लॉकर को क्या करते हैं, अटैच। इन लोग को ये अटैच कर लेते हैं, है ना। तो देखो ये सब हो सकता है, देखिए कैसे कैसे, देखो टिक लगाते जाना। सबसे पहले इनिशिएटिंग ऑफिसर जो भी होगा, जो भी छापा मारा होगा, चाहे ईडी छापा मारा हो, सीबीआई छापा मारा हो, जो भी छापा मारा, अगर उसको ऐसा लगता है कि एक आदमी को देख के नहीं लग रहा है कि इसके पास इतना पैसा होगा, मतलब ऐसे तो पियून है और देख रहा हूं 17 बिल्डिंग है उसके नाम पे, तो नाम से ऐसा लग रहा है कि पियून 17 बिल्डिंग तो नहीं कर सकता, पता चल गया कहीं से। तो जब पता चलेगा तो सबसे पहले नोटिस भेजेगा। क्या भेजेगा, नोटिस। और नोटिस भेजेगा उस बेनामीदार को कि एक बात बताओ, मुझे थोड़ा शक है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इनकम इतनी होगी जिससे तुम इतना प्रॉपर्टी बना लो, या तो तुम ब्लैक मनी कमाते होगे चुपचाप चुपचाप, या ही किसी और का पैसा है, यही दो चीज होगा ना। नहीं समझ में आया। या तो दुनिया को तुम दिखाए हो कि तुम एक ऑफिस में पियून हो, पियून का मतलब चपरासी, तुम चपरासी हो और 17 बिल्डिंग है यार तुम्हारे नाम पे, या तो अंदर अंदर तुम्हारा कुछ और कहानी है, या ये किसी और का पैसा है। तो मैं नोटिस दे रहा हूं कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को अब क्या ट्रीट करने जा रहा हूं, बेनामी। शोकोज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, तुम हमें बताओ कि हम तुम्हारे प्रॉपर्टी को बेनामी क्यों ना समझे। नहीं समझ में आया। जानता हो ना, कारण बताओ नोटिस उल्टा बोलता है, क्या बोलेगा, कारण बताओ कि हम तुम्हारे प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी क्यों ना समझे। अच्छा, ये शोकोज नोटिस सिर्फ बेनामीदार को जाएगा, या अगर रियल ओनर भी शक के दायरे में है तो क्या उसको भी चला जाएगा, बोलो। रियल ओनर को भी जा सकता है, दैट इज बेनिफिशियल ओनर को भी जा सकता है, अगर बेनिफिशियल ओनर पता चल पा रहा है तो। ऐसे तो बेनिफिशियल ओनर जल्दी से पता चल नहीं पाता है। अरे सामने कौन दिखता है, बेनामीदारी दिखता है ना। चलो अब सुनो क्या क्या होगा। अब तुम नोटिस का जवाब दोगे, तुम्हारे नोटिस के जवाब से या तो वो सैटिस्फाइड हो जाए, सैटिस्फाइड हो जाए तो छोड़ देगा, लेकिन अगर सैटिस्फाइड नहीं हुआ तो केस आगे बढ़ाएगा, वो कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। अब देखिए आगे कैसे बढ़ाएगा, कुछ रिपोर्ट आपसे मांगा होगा, कुछ सबूत मांगा होगा, मालूम चला आपको कितने दिन में सबूत सब दे देना है, पूरा 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 पढ़ो। नाइन्टी डेज में ये काम करेगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इनिशिएटिंग ऑफिसर आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एंड कॉलिंग फॉर सच रिपोर्ट एंड एविडेंस, सब कुछ मांग लिया तुमसे, है ना। उसके बाद शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, इश्यू ऑफ नोटिस से 90 डेज के अंदर सब कुछ चेक कर लेगा। सब कुछ चेक करने के बाद वो ए और बी वाला ऑर्डर पास करेगा। अब ये ए बी में 3 तरीके के ऑर्डर है, मैं बता रहा हूं क्या क्या ऑर्डर है, सुनो। या तो वो जाते ही प्रोविजनल अटैचमेंट कर चुका था, जैसे जिस दिन वो छापा मारा उसी दिन वो प्रोविजनली अटैच कर लिया, उसी दिन वो क्या कर लिया, प्रोविजनली अटैच। ज्यादातर ये प्रोविजनली अटैच कर लेते हैं, है ना, प्रोविजनली अटैच कर चुका है। तो प्रोविजनली अटैच के बाद अब वो क्या ऑर्डर देगा कि चलो भाई जो प्रोविजनल अटैचमेंट है उसको कंटिन्यू किया जाए, और किससे पूछ के, अपने अप्रूविंग अथॉरिटी से पूछ के। तो क्या प्रोविजनल अटैचमेंट को चलने देगा वो, अगर उसको सेटिस्फाइड नहीं है तो, या अगर वो तुम्हारे रिपोर्ट या एविडेंस से सेटिस्फाइड है तो प्रोविजनल अटैचमेंट को क्या कर देगा, वो रिवोक। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। अगर प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं हुआ था तो प्रोविजनल अटैचमेंट कर देगा, या शुरू में ही सोच लेगा कि हमें अटैचमेंट करना ही नहीं। तो 4 तरीके के डिसीजन है, बोलो क्या क्या। अगर प्रोविजनल अटैचमेंट हो चुका था शुरू में ही तो उसको कंटिन्यू कर सकता है या रिवोक कर सकता है, या नहीं हुआ था तो कर देगा, या डिसाइड करेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी है नहीं, हम करेंगे ही नहीं। तो सब मिला कितने कितने हैं, 4। चारों फिर से बोलो कैसे कैसे समझोगे। या तो प्रोविजनल अटैचमेंट जाते ही कर दिया था तो उसको कंटिन्यू करेगा या रिवोक करेगा, या नहीं किया था तो या तो करेगा या डिसाइड करेगा कि हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं। तो 4 तरीके में से कोई भी ऑर्डर वो उठा सकता है। हो सकता है अगर दूसरे के नाम पर लिया हो। दो चीजें होती हैं, अभी मैंने बताया। किसी के यहां गए, सुनो इधर देखो, छोटा सा दुकान दिख रहा है एकदम छोटा सा, देख के लग रहा है वहां का इनकम बहुत होगा तो 1 महीने का 5 लाख होगा, लेकिन जिस हिसाब से प्रॉपर्टी ऐसा लग रहा है पर मंथ 500 करोड़ कमा रहा है। तो ये 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या ये पैसा किसी और का है।
अगर वो खुद ब्लैक मनी कमा रहा है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस बुक होगा, लेकिन अगर वो किसी और का पैसा यूज कर रहा है तो इस एक्ट में आएगा। नहीं समझ में आया? चलो अब आ जाओ कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन जानते हो ना, फाइनल डिसीजन होता है। प्रोविजन तो जाते ही छापा मारा और सील कर दिया, मतलब अभी कोई भी रिपोर्ट एविडेंस देखा भी नहीं। तो 90 डेज में रिपोर्ट एविडेंस देखने के बाद वो 4 तरीके का कर सकता है। क्या 4 तरीके कर सकता है बोलो? या तो प्रोविजन अटैचमेंट कर चुका था, या तो कंटिन्यू कर देगा, या 90 डेज में देखा, या रिपोर्ट और एविडेंस ऐसा तो कुछ नहीं बता रहे तो रिवोक करो, या 90 डेज के बाद उसको लगा रे इसका प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं किया था, करना चाहिए था, कर। ये कहा नहीं रिपोर्ट में कुछ है नहीं, छोड़, करेंगे नहीं समझे? यही हुआ ना। चलिए आगे। अब अगला बोलो कौन है? कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन का मतलब ठीक है, जब्त कर लेगा। सबसे पहले कन्फिस्केट होगा और फिर प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? तो याद रखिएगा, आप अगर ऑर्डर फाइनल ऑर्डर पास हो गया, आप फाइनल ऑर्डर पास हो गया कि ये बेनामी है, क्या है ये? बेनामी। तो एक बार सामने वाली पार्टी को एक बार और सफाई में बोलने का मौका देने के बाद वो प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा? कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। जहां कन्फिस्केट हुआ अब वो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। और वो प्रॉपर्टी लेते वक्त वो आपको कोई कंपनसेशन देंगे नहीं। कंपनसेशन देंगे कि जेल भेजेंगे उल्टा। बोला मुआवजा दीजिए, अब ये तो मुआवजा है ना। चलिए अब सुनो, अब आप लोग को कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर इस चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट काफी खूंखार लग रहा है, या ये जो अथॉरिटीज हैं ये सब काफी खूंखार लग रही हैं। तो दिक्कत मत नहीं है, दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ रेमेडीज भी हैं। जैसे पहला रेमेडी यही है, अपीलेट ट्राइब्यूनल। क्या है? अपीलेट ट्राइब्यूनल। चैप्टर नंबर 5 में अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बनाना है? अपीलेट ट्राइब्यूनल, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के खिलाफ अपील सुनने के लिए। तो जो भी इस एक्ट के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज होंगे वही छापा वापा मारते हैं, वही प्रोविजनल अटैचमेंट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनका छापा मारना या अटैच करना ठीक नहीं है तो आप उनके खिलाफ कहां अपील कर सकते हैं? अपीलेट ट्राइब्यूनल में। कहां अपील कर सकते हैं? अपीलेट ट्राइब्यूनल। अच्छा आगे, अब याद रखिएगा हाई कोर्ट में भी अपील होता है। कौन से सेक्शन में? अगर आपको लगता है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल का फैसला आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कितने दिन में? 60 डेज में किसके पास अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट के पास। पर यहां जो अपील जाएगा वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाएगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं जाएगा। आप जानते हैं ना क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील जाएगा। बाकी सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, अगर सफिशिएंट कॉज है तो 60 डेज के बाद भी केस लिया जा सकता है। अब जानते हैं ना किसी भी लॉ में कोई भी पीरियड लिखे वो क्या होता है? लिमिटेशन पीरियड। और सफिशिएंट कॉज अगर है तो लिमिटेशन पीरियड का एक्सेप्शन भी बनता है, ये तो जानता है। चलिए आगे चलें। अब कुछ स्पेशल कोर्ट भी बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? कुछ स्पेशल कोर्ट। जैसे वो कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास होना है, किसका ऑर्डर पास होना है? आपको याद है अटैचमेंट कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पर कन्फिस्केशन का ऑर्डर कौन लाता है? कोर्ट। तो इस कोर्ट के लिए हर बात के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाओगे, या कुछ स्पेशल कोर्ट बनाए गए होंगे कुछ। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलके आपको कोर्ट ऑफ सेशन, क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन को क्या बनाना है? स्पेशल कोर्ट या स्पेशल कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट को डेजिग्नेट किया जा सकता है स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट का बाकी और सब काम होगा। बताओ तो कौन से ऑफेंस का ट्रायल करेंगे? वो जो इस एक्ट में पनिशेबल है। तो वो जो हाई कोर्ट था वो अपीलेट था। वो क्या था? अपीलेट। पहली बार तो केस कहां चलेगा? स्पेशल कोर्ट में चलेगा। ट्रायल कहां होगा? स्पेशल कोर्ट में। कन्फिस्केट होना है या नहीं? हाँ जी, नहीं, तो कोर्ट ऑफ सेशन को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन इस एक्ट के लिए भी क्या माना जाएगा? स्पेशल कोर्ट। तो अलग से कोर्ट ऑफ सेशन, ऐसे भी क्रिमिनल केस नहीं है, 7 साल की जेल है। तो अरे जहां जेल हो जाती है वो क्या होता है? क्रिमिनल केस ही होता है ना। तब आगे बढ़े, आ जाओ ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन। ये तो मैं पहले बता चुका हूं। अगर कभी भी आपने इस लॉ को डिफीट करने की कोशिश की, या जो भी पेमेंट आपको बोला गया है पेमेंट नहीं दिया, या क्रेडिटर्स का पेमेंट करना था वो ना देके, मतलब कुछ भी आप इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जो बेनिफिशियल ओनर है, बेनामीदार है, या जो और भी पर्सन है जो इस बेनामी ट्रांजैक्शन में मदद करता है, उन सबको गिल्टी ऑफ ऑफेंस माना जाएगा। और जहां गिल्टी ऑफ ऑफेंस हुए क्या हो सकता है? आपको रिगरस इंप्रिजनमेंट 1 साल से लेके 7 साल तक, और
जो प्रॉपर्टी है वो तो कॉन्फिस्केट होगी होगी, उसके साथ उस प्रॉपर्टी के रियल मार्केट वैल्यू के 25% तक का जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कंपनी ने अगर ये ऑफेंस किया है तो सबसे पहले कौन पकड़ाएगा भाई? सबसे पहले पकड़ाएगा इंचार्ज। जिस डिपार्टमेंट में ये हुआ उस डिपार्टमेंट का जो क्या है, इंचार्ज, वो पकड़ा जाएगा, है ना, और उसी के ऊपर पेनल्टी पनिशमेंट लगेगा। लेकिन एक डिफेंस भी है। अगर एक बात बताइए, अगर वो बोल दे इंचार्ज कि सर मेरे नॉलेज में नहीं था, तो पनिशमेंट से बच जाएगा, पेनल्टी तो लगेगा। तो डिफेंस पूरे चीज के लिए है या ओनली फॉर पनिशमेंट? ओनली फॉर पनिशमेंट। और अगर कभी भी पता चला कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर के कंसेंट या कनाइवेंस से हुआ, देखो कहीं लिखा हुआ कंसेंट कनाइवेंस, लिखा है ना, समझते हो? कंसेंट मुंह खोल के बोल देना कंसेंट है, और अपने एक्टिविटी से बता देना वो क्या है, कनाइवेंस। तो याद रखिए, उस केस में वो डायरेक्टर, वो मैनेजर, वो कंपनी सेक्रेटरी, वो अदर ऑफिसर भी गिल्टी माना जाएगा, उसके ऊपर भी पेनल्टी पनिशमेंट होगा। तो ये छोटा सा चैप्टर था जो मेरे तरफ से हो गया खत्म, है ना। एक बार और इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है? एक बार और देखिए आप। से मिलिए कई प्रॉपर्टीज के मालिक, कोई भी बड़ा शहर हो, कई बेनामी संपत्तियां हैं इनके पास जिन पर नाम किसी और का। शहर के बड़े कारोबारी हैं, अरबों के मालिक, लेकिन कागज पर सिर्फ एक बिजनेस है इनके नाम, बाकी सब कुछ बेनामी। और इनका लॉकर ज्वेलरी और कैश से भरा हुआ है, लेकिन लॉकर पर भी नाम किसी और का। वास्तव में ऐसे बेनिफिशियरी ओनर्स अपनी काली कमाई छुपाने के लिए भोले भाले लोगों व उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं और कानून की आंखों में धूल झोंकते हैं। और यही कुछ लोग सारे समाज को दूषित भी करते हैं। लेकिन अब बेनामी संपत्तियां ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएंगी। अब तक 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति आयकर विभाग द्वारा अटैच की जा चुकी है। याद रखिए, बेनामीदार व्यक्ति, बेनिफिशियरी ओनर्स और बेनामी लेन देन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति सभी को जुर्माने के साथ 7 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है और बेनामी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। ध्यान रहे, बेनामी संपत्ति मुसीबत को बुलावा। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर का एक शुरू में सेलिएंट फीचर्स आया था, तो पूरा एक्ट पढ़ लिए, बाद में सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे हम, है ना। आइए, सेलिएंट फीचर तो सब कुछ तो पढ़ ही लिए हम लोग। क्या है सेलिएंट फीचर? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। इस एक्ट का सेलिएंट फीचर्स, इसमें बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी का क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, और कुछ क्या थे, एक्सेप्शन, याद है, एचयूएफ वाला सब। उसके बाद ये पेनल्टी पनिशमेंट भी बताता है। उसके बाद इसमें यह भी बताता है कि कैसे डिटरमाइन किया जाएगा और कैसे पेनल्टी लगाया जाएगा अगर बेनामी ट्रांजैक्शन होता है तो। बाकी इस एक्ट के अंदर जो भी अथॉरिटीज होंगे उनको कौन वाला पावर होगा, सिविल कोर्ट वाला पावर होगा। और भी मिसलेनियस प्रोविजन है, जैसे नोटिस कैसे दिया जाएगा, ये सब। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ रूल बनाने का पावर है। और उसके बाद लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या बना सकता है, स्पेशल कोर्ट। और वही पेनल्टी 25% है ना, 25% तक का पेनल्टी, बस यही है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATAM खत्म। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, है ना, कोरोना से बचें। अच्छा, कुछ ज्यादा